नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई मोदी सरकार की, जंतर मंतर पर मचे घमासान की। फिर मैं इसी तरह 30 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। देखेंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या फैसला। पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया पर क्यों मचा बवाल। जानेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्या है अपडेट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जिल इमाम ने की जमानत की अपील। कहा 200 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रही बहस, अब तक आरोप तय नहीं हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा घोटाला मामला। बीकेटीसी के पूर्व टेम्पर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। 30 जून को ही अपने पद से रिटायर हुए थे चौहान। आरबीआई के टेंडर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पूछा क्या नोटों का भी हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। बीजेपी सरकार में कमीशनखोरी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में आया नया मोड़। प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से 2 किलोमीटर दूर चालीसा पीर परिसर में नमाज की दी इजाजत। मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध। और शेयर बाजार में तेजी। 964 अंकों की बढ़त के साथ 78,151 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 261 अंकों की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों के साथ कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई और जिस तरह से छात्रों और युवाओं में राहुल गांधी के लिए उत्साह दिखाई दिया, उससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बीजेपी नेताओं के बयान बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के अभियान से डरे हुए हैं। तो क्या है उत्तराखंड के देहरादून का माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 जुलाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार छात्र कर रहे थे। थोड़ी देर में राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करने के लिए देहरादून में है। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। वहीं बात करें इस कार्यक्रम की तो भारी संख्या में छात्र और युवा देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड के पास इकट्ठा हो गए। जिस बात का अंदेशा कांग्रेस को पहले ही था, इसलिए ग्राउंड के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी। बीजेपी सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि छात्रों की गूंज नाम से किया जा रहा ये कार्यक्रम बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक मामले से छात्र त्रस्त हैं और सरकार की लापरवाही से नाराज युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही वजह थी कि बीजेपी सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिशें की गई। पहले परेड ग्राउंड पर राहुल गांधी की रैली रखी गई थी और अचानक उसे रद्द कर दिया गया। कहा गया कि सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसके बाद कांग्रेस को दूसरा ग्राउंड दिया गया जहां कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी, इसीलिए वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है, जिससे किसी भी वजह से छात्रों और राहुल गांधी के बीच के संवाद में कोई रुकावट न आए। इस बीच कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया कि देहरादून की रैली में शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इतनी बड़ी संख्या सुनकर बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रशासन के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि छात्रों का गुस्सा किसी से नहीं छुपा और इसी डर से राहुल गांधी की रैली में रुकावट डालने की कोशिशें आखिरी वक्त तक की गई। दावा किया जा रहा है कि छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए आखिरी वक्त में परेड ग्राउंड में पंजाबी गायिका जैस्मिन सैंडलस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए कोई एंट्री फीस भी नहीं रखी गई। अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैस्मिन सैंडलस ने पहले अपने सोशल मीडिया पर 18 जुलाई को मुंबई में प्रस्तुति देने की जानकारी शेयर की थी। बाद में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी योजना मुंबई में रहने की थी, लेकिन अब वो देहरादून में है। वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहुल छात्रों के लिए नहीं, चुनावों के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल के कार्यक्रम को फीका करने के लिए उन्होंने आज ही छात्रों से संवाद भी किया, लेकिन छात्रों की भीड़ बता रही है कि बीजेपी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, तो युवा भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और अब इस आंदोलन को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया है। तो क्या है युवाओं के प्रदर्शन को लेकर ताजा अपडेट, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 28 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों युवा डटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं में धांधली पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के समर्थन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है।
उनकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी है। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया है कि अगर जल्द ही अनशन नहीं टूटा तो वांगचुक के कई ऑर्गन फेल हो सकते हैं। हालांकि वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगी। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित कोकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को सफल बनाने की भी अपील की है। उन्होंने तर्ज कसते हुए ये भी कहा कि वो मरने के बाद भूत बन के सबको डराएंगे। 30 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, नहीं आए और 30 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। वह अब इस प्रदर्शन को तमाम विपक्षी दलों के नेता समर्थन दे रही है। इसी कड़ी में अब युवाओं के समर्थन में एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले पहुंची। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पहुंचे और उन्होंने वांगचुक से मुलाकात की। साथ ही वो उन छात्रों से भी मिले जिन्होंने वांगचुक के साथ अन्न त्यागा हुआ है। प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ना तो कोई जवाबदेही तय की गई है और न ही बातचीत की कोई कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी और बुरी तरह घिर गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी को छात्रों की कोई परवाह नहीं है। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट किया, लगभग हर राजनीतिक दल ने अब सोनम वांगचुक और अभिजीत तिपके के नीट पेपर लीक के विरोध और रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है, सिवाय भाजपा के। क्यों? जबकि शायद भाजपा को भारत भर के लाखों छात्रों की परवाह ही नहीं है, जो जवाबदेही और एक सक्षम मंत्री की मांग कर रही है। जिस तरह वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर्स चेतावनी दे रही हैं और जिस कदर तमाम राजनीतिक दल युवाओं के साथ आते दिखाई दे रही है, उससे मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी सरकार को युवाओं का गुस्सा शांत करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार युवाओं की आवाज कब सुनेगी। तो सवाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी खड़े हो रही हैं। चुनाव आयोग घिरा हुआ है। जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों की संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और अब जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उन्हें सरकारी योजनाओं से भी बाहर किया जा रहा है। उनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उसे लेकर विवाद और बढ़ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, वो केवल वोटर लिस्ट तक ही सीमित है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठते सवालों पर कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया तो शुरुआत से ही विवादित रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग कई सवालों से घिरा हुआ है। उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या वो लोगों की नागरिकता तय कर सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत लोगों से उनकी नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे थे। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से भी बाहर कर दिया गया। राज्य की बीजेपी सरकार ने साफ कह दिया कि वे सरकारी मदद के पात्र नहीं है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची तक सीमित है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला देता है तो चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने के लिए मामला संबंधित मंत्रालय को भेजना होगा। मतदाता सूची में नाम न होने से नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती, यानी चुनाव आयोग लोगों से उनकी नागरिकता का सबूत नहीं मांग सकता, वो इस पर फैसला नहीं कर सकता। आपको याद होगा बिहार में जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी तब से ही इसे लेकर विवाद देखा गया था। विपक्ष ने भी चुनाव आयोग पर मनमाने ढंग से इस प्रक्रिया को कराने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़ी जानकारी मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने ये टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने इस याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों को पीडीएस, अन्नपूर्णा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार के इस फैसले पर भी बहस होगी। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही विवादों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग उन वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है जो बीजेपी के समर्थक नहीं है। और अब विपक्ष के आरोप सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ही अब खुलकर इस बात को कबूल कर रही हैं
तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर के जरिए चुनाव चोरी करने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कई बार इस प्रक्रिया के विरोध में भी आवाज उठा चुका है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुद्दा उठा है और अब विपक्ष के दावे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में एसआईआर का काम चल रहा है और बीजेपी नेता वहां पर खुलकर एसआईआर के जरिए नाम कटवाने और जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी और दीनानगर विधानसभा प्रभारी रेणु कश्यप का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि एसआईआर करवा लो, 20 से 25 हजार वोट कटवा लो और अपना एमएलए बनवा लो। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। कराइए 20-25 हजार वोटा कटाइए, अपना एमएलए बनाइए। ये वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। आरोप लग रहे हैं कि आपसे पंजाब छीनने के लिए बीजेपी एसआईआर का सहारा ले रही है और कार्यकर्ताओं को एसआईआर के जरिए लोगों का नाम कटवाने की सलाह दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि एसआईआर कराइए और 20 से 25 हजार वोट डिलीट कराइए, अपना एमएलए चुनकर लाइए। ये बयान पंजाब बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी और दीनानगर विधानसभा प्रभारी रेणु कश्यप का है। रेणु कश्यप का यह बयान एक और सबूत है कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाती है। साफ है, एसआईआर सत्ता हासिल करने का औजार बन चुका है, जिसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वोट चोर याद रखें कि जनता सब देख रही है और वो हिसाब करके रहेगी। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद रेणु कश्यप की सफाई आई है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन अब उनके बयान पर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा, जिससे रेणु कश्यप समेत पूरी बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। एसआईआर पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा तो राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उठे सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। रोजाना जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। 20 जुलाई को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा सकती है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखे सवाल दागे हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसे लेकर सवालों का सिलसिला और गहराता जा रहा है। खबरें हैं कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी 20 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले एसआईटी एक बार फिर अयोध्या का दौरा कर जांच के सभी पहलुओं की समीक्षा कर सकती है। इसे लेकर सियासी पारा हाई है और इसी बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आकर कहा था कि एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए। उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी सवाल कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए 27 साल पहले की घटना को दूसरा रूप देकर आपके सामने रख दिया ताकि लोग इसी में उलझ कर रह जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। ये उनकी ध्यान भटकाने की टेक्निक है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। टीम ने 15 जून से जांच शुरू की और 22 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब सभी की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस पूरे मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था और कैश मैनेजमेंट सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी की जा रही है। दान गिरने वाले कक्ष की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी निगरानी मजबूत की गई और चाबियों की सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। शंकराचार्य ने सीएम योगी को चेतावनी दे दी है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एमके प्रणेश के 2021 के चुनाव को रद्द कर दिया है, जिसके बाद इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार एवी गायत्री शांतेगौड़ा की जीत हो गई है। तो क्यों बीजेपी एमएलसी की चुनावी जीत कोर्ट ने की रद्द, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एमके प्रणेश को 2021 के चुनाव में मिली जीत को रद्द कर दिया है। यानी प्रणेश अब एमएलसी नहीं रहेंगे। दरअसल 2021 में हुए कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में चिकमगलुरु में प्रणेश को 6 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री शांतिगौड़ा ने मतपत्रों की गलत तरीके से जांच, काउंटिंग में अनियमितताओं और चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया।
उनका दावा है कि वोटिंग में नगर पंचायतों के मनोनीत सदस्यों की भागीदारी शामिल थी, जिन्हें कथित तौर पर विधान परिषद चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इन नतीजों को चुनौती दी। 1.5 साल पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में वोटों की दोबारा गिनती कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रनेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन विवादित मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की जांच के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के बजाय गायत्री शांति गौड़ा को निर्वाचित घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गायत्री को निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सच के आगे साजिशें लड़खड़ा जाती हैं, गलत इरादों को लोगों के जनादेश के आगे झुकना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों के दिए गए साफ जनादेश को बिगाड़ने की सभी कोशिशों को साफ जवाब मिल गया। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसे राजनीतिक चालों या न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का मंच बनाकर बदला नहीं जा सकता। संविधान और न्यायपालिका ने एक बार फिर जनता के विश्वास को कायम रखा है। कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक विधान परिषद के 75 सदस्यों में से कांग्रेस की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिससे उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल का बहुमत और मजबूत हो गया, जबकि दक्षिण में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए इसे बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो पश्चिम एशिया के हालात भी चिंताजनक बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। पिछले 6 दिनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण बमबारी जारी है। अमेरिका ने जहां ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिका को तबाह करने की कसम खा ली है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब खतरनाक रूप लेती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर आमादा हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के पावर स्टेशन, ब्रिज और कम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोतों ने ईरान के कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की बौछार कर दी। कतर, कुवैत और जॉर्डन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ईरान ने बहरीन और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाने का भी दावा किया। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि हमने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया है। इसमें अमेरिकी हिमार्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए हैं। हमले में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवान और सरकार विरोधी लड़ाकों के भी मारे जाने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि अल उदैद एयरबेस अमेरिका का क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अड्डों में से एक है। यहाँ अमेरिकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी मौजूद है। ऐसे में ईरान का यह हमला अमेरिका के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि इराक के इरबिल में तैनात अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम भी तबाह हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने चेतावनी दी है कि ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों को निशाना बना सकता है। 5 प्रमुख क्षेत्रीय बंदरगाह जवाबी कार्रवाई के सीमा में है, जिसमें सऊदी अरब की प्रमुख तेल सुविधा भी शामिल है। अमेरिका के साथ दोबारा जंग छिड़ने के बाद से ईरान के ये व्यापक हमले अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अगर ये जंग इसी तरह और भड़कती रही तो पश्चिम एशिया में भयंकर तबाही मच जाएगी। ऐसे में इस जंग को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। फीफा वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह से अर्जेंटीना की टीम की लोग प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2-3 मैचों से जैसा कि देखा जा रहा है सेमीफाइनल में आने से पहले अब तो फाइनल में आ गई है, उस टीम के बहुत प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन उनकी टीम के खिलाड़ियों के मैदान पर व्यवहार से और उनके नागरिकों द्वारा खास तौर से दूसरे देश के नागरिकों के साथ में जो कि टीमें उनके साथ खेल रही थी, उनके साथ व्यवहार से लोगों के अंदर वर्ल्ड कप के बाद से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। नॉर्मली होता क्या है कि जो टीमें हार जाती हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो दूसरों पर हमले करती हैं, लेकिन जीतने के बाद में, जीत के नशे के बाद में हमले करना शायद अर्जेंटीना में ही नहीं,
ये तो हम लोग से ज्यादा कोई और नहीं जानता है। 2014 के बाद से लोग जीत को जिस तरह से भुगत रहे हैं और सड़कों के ऊपर उसका अंजाम देखा जा रहा है, ये तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और चिंता का विषय भी है। जीत में होश तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, ये तो दुनिया की बहुत बड़ी कहने की बात है ही। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।